Hello everyone, I welcome you all once again to English Academy, and in this video we are going to study chapter 9, the Comet 1 from our class 8 English book It So Happened. ये जो स्टोरी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में होता क्या है, दत्तादा एक कैरेक्टर यहाँ पे है जिनका कि दत्तादा नाम है, जिन्हें हम दत्तादा नाम से एड्रेस करेंगे। वो एक एमेच्योर साइंटिस्ट है, मींस एक्सपर्ट साइंटिस्ट नहीं है, बिगिनर साइंटिस्ट हैं। कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आइड दिव्या चक्षु फॉर लॉन्ग। उन्होंने एक टेलीस्कोप खरीदा हुआ है जिसका कि उन्होंने नाम रखा है दिव्या चक्षु। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं स्टडी करने के बारे में, जो वो करना चाहते हैं, तो वो अपना टेलीस्कोप उसके लिए यूज़ करते हैं और ज़्यादा देर तक उससे दूर नहीं रह पाते हैं। दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन, और उनका एक सीक्रेट एम्बिशन है जिसके अचीवमेंट में ये दिव्या यानी कि ये जो टेलीस्कोप है उनकी काफ़ी मदद करता है। दत्तादास वाइफ, जिनका नाम है इंद्रानी देवी, विशेज ही हैडंट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, दत्तादा इस टेलीस्कोप के साथ इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि इंद्रानी देवी विश करती हैं कि काश ये टेलीस्कोप इनके पास आया ही नहीं होता। इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर। जब हमारी स्टोरी शुरू होती है तो ये दिसंबर का मूनलेस नाइट है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा ठंडा टाइम चल रहा है। अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी। खिड़की की खुली हुई थी और वहां से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और इंद्रानी देवी जो कि सो रही थी उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो ऑल्दो शी न्यू द आंसर। दत्तादा वॉज नॉट देयर। एडजॉइनिंग का मतलब यहाँ पे है नेक्स्ट टू। आधी नींद में वो होती हैं और जो उनके नेक्स्ट में पिलो है उसे वो फील करती हैं, तो उन्हें ऑब्वियसली उन्हें आंसर पता रहता है कि दत्तादा वहां तो होंगे ही नहीं। सो ही हैज गॉन टू हॉबनॉब with that wretched दिव्या, at least he might have bothered to close the door। अब यहाँ पे ये टर्म है हॉबनॉब, इसका मतलब है गैदरिंग ऑफ अ हाई सोशल क्लास। सो इंद्रानी देवी खुद से कह रही हैं कि अच्छा, तो वो फिर से उस गैदरिंग में चले गए, हाई सोशल क्लास गैदरिंग में चले गए विद दैट रिचर्ड दिव्या, उस दुष्ट दिव्या के साथ। एटलीस्ट ही माइट हैव बॉदर्ड टू क्लोज द डोर, कम से कम वो दरवाजा तो बंद करके जाते। इंद्रानी देवी अपने आप से कह रही हैं। इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेन्स, इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल। अब ये कंप्लेन भी कर रही हैं, धीरे धीरे अपने आप से ही कह रही हैं, लेकिन साथ साथ वो स्माइल भी कर रही हैं। कुड नॉट रिप्रेस, रिप्रेस का मतलब होल्ड बैक, अपनी स्माइल भी वो नहीं रोक पा रही हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दत्तादा का जो भी काम था वो इंद्रानी देवी को पसंद था, ऐसा नहीं था कि वो डिसलाइक करती थी। She knew how utterly oblivious her husband was of the practical problems of living. Utterly means completely. Oblivious means not aware of or concerned about what is happening around one. अब इंद्रानी देवी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता था कि उनके जो हस्बैंड हैं दत्तादा, वो किस तरीके से लाइफ की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनसे अनजान है, उन्हें नहीं पता। अब क्यों नहीं पता? क्योंकि वो उनका जो सीक्रेट एम्बिशन है स्टार्स के बारे में जानने का, उसी में ही वो खोए रहते हैं अपने टेलीस्कोप के साथ। डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड। अब यहाँ पे प्रिकॉशन इस टर्म का मतलब है अ मेजर टेकन इन एडवांस टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट। कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही उसके बारे में अगर हम केयरफुल हो जाते हैं, ख्याल रखने लगते हैं कि वो प्रॉब्लम हो ही ना, तो उसे हम कहते हैं प्रिकॉशंस ले रहे हैं। इंद्राणी देवी सोचती हैं उनके डॉक्टर ने उन्हें स्पेशल प्रिकॉशन लेने को जबकि कहा है कोल्ड के अगेंस्ट। मौसम बहुत ठंडा हो गया है, तो उनके डॉक्टर ने, दत्तादा के डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, बट दत्तादा को तो फर्क ही नहीं पड़ता। बट ही वुडंट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर, बट उन्हें तो स्वेटर पहनना भी याद नहीं रहता है। इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर, जबकि वो जो स्वेटर था वो बेड साइड चेयर पे ही रखा हुआ था, जो चेयर बेड के साइड में रखी हुई थी उसी पे था, उन्होंने तब भी नहीं पहना। हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम। स्पेल का मतलब है अ सीरीज ऑफ वर्ड्स दैट हैज मैजिकल पावर्स।
सो इंद्रानी देवी आंसर भी खुद ही कर रही है कि आखिर वो ऐसा कर कैसे सकते हैं, आखिर वे स्वेटर पहन कैसे सकते हैं जबकि दिव्या ने उनके ऊपर जादू कर रखा है। She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof. उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाइट पुलोवर यानी स्वेटर उठाया, अपने आप को भी शॉल से कवर किया और चल पड़ी कहाँ, छत की तरफ। टू ब्रेक अप हिज टेट विद दिव्या। टेट इसका मतलब होता है अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। अब दिव्या में और दत्तादा में जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसे डिस्टर्ब करने के लिए इंद्रानी देवी जो है कहाँ चल पड़ी, छत की तरफ चल पड़ी। शी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर, आई टू आई। हडल टुगेदर मीन्स सिटिंग टुगेदर। उन्होंने क्या पाया वहां पे कि दोनों साथ में बैठे हुए थे, आई टू आई। आई टू आई मीन्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए। एटलीस्ट दत्तादा वॉज लुकिंग इन टू दिव्याज आईज। एटलीस्ट जो दत्तादा थे वो तो दिव्या की आईज में ही देख रहे थे, इतना तो श्योर था। इस तरीके से अगर टेलीस्कोप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि दत्तादा दिव्या की आंखों में ही देख रहे थे। When Dattada acquired this telescope, he was so thrilled that he called it Divya Chakshu, means divine eye. जब उन्होंने ये टेलीस्कोप घर लाया तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे और उन्होंने इसका नाम रखा दिव्य चक्षु, मतलब डिवाइन आई। इससे वो सभी चीज़ें देख सकते थे जो कि नॉर्मल आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। To Indrani Devi, the telescope was like a designing woman who had ensnared her husband. Ensnared का मतलब है caught in और as in a trap. इंद्रानी देवी के लिए वो टेलीस्कोप एक ऐसी चालाक औरत के जैसा था जिसने उनके पति पे काबू कर रखा था। So she just called it Dibya and the name stuck. और उन्होंने उसको क्या बुलाया, डिबिया। किसको, उस टेलीस्कोप पे, और उसका ये ही नाम रह गया। To Dattada, the telescope marked the fulfillment of the ambition of a lifetime. और वहीं दत्तादा के लिए टेलीस्कोप मिलना क्या था, मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। जैसे कि उनकी पूरी लाइफ की जो सबसे बड़ी इच्छा थी, एम्बिशन थी, आकांक्षा थी, वो मानो पूरी हो गई हो। As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. अब amateur इस term का मतलब यहाँ पे है a person who is incompetent or inept at a particular activity, means वो बहुत ही skilled astronomer नहीं थे, बस beginner ही थे। एक amateur astronomer की तरह वो हमेशा से चाहते थे कि उनके पास एनफ यानी कि पर्याप्त पैसा हो जिससे कि वो एक अच्छा सा टेलीस्कोप खरीद सकें और खूब सारा टाइम हो जिससे कि वो हेवेंस को ऑब्जर्व कर सकें। हेवेंस यहाँ पे मतलब है स्काई को ऑब्जर्व कर सकें, उसके बारे में वो जान सकें। हियर पुट ऑन दिस स्वेटर, और डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो। तो इंद्रानी देवी वहां पहुंचती है जब छत पे, तो कहती हैं ये लो स्वेटर पहन लो, या फिर तुम चाहते हो नबीन बाबू, हो सकता है ये डॉक्टर का नाम हो नबीन बाबू। कहती हैं स्वेटर पहन लो, या तुम ये चाहते हो कि नबीन बाबू कल तुम्हें बेड रेस्ट का प्रिस्क्रिप्शन दे दें। Like every other amateur astronomer, Dattada had a secret ambition that he would one day discover a new comet. हर एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर की तरह दत्तादा का भी एक सीक्रेट एम्बिशन था कि एक दिन वो भी एक नया कॉमेट ढूंढ निकालें। कॉमेट का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार विद अ टेल एंड दैट मूव्स अराउंड द सन। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर जो कि स्टार की तरह ब्राइट हो, उसकी एक टेल भी हो और सन के किनारे किनारे वो घूमता रहता है। दत्तादा का भी एक एम्बिशन था ऐसा एक कॉमेट ढूंढ निकालना। फॉर कॉमेट्स कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। क्योंकि कॉमेट्स जो हैं वो ढूंढे जा सकते हैं क्योंकि वो सोलर सिस्टम के एक कोने से आ रहे होते हैं, तो कॉमेट्स आते रहते हैं। तो ऐसा ही लेकिन दत्तादा एक नया कॉमेट ढूंढना चाहते थे। लाइक प्लैनेट्स, comets also orbit round the sun, but their orbits are highly eccentric. Eccentric means non-circular. Comets भी
प्लैनेट्स की तरह ही सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बट उनका जो ऑर्बिट होता है, जो चक्कर लगाने का उनका तरीका होता है, वो नॉन सर्कुलर होता है। प्लैनेट्स की तरह सर्कुलर नहीं होता, जैसे प्लैनेट्स ऐसे चक्कर लगाते हैं उस तरीके से कॉमेट्स चक्कर नहीं लगाते हैं। सो वंस इन अ वाइल अ कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन। अब जैसा कि इनका सर्कुलर पाथ होता नहीं है, तो कभी कभी कोई कॉमेट क्या है, सन के पास आ जाता है। इट हैज अ लॉन्गिश टेल, और इसकी जो टेल होती है वो क्या होती है, लंबी सी होती है। दैट इज लिट ब्रिलियंटली बाय द सनलाइट एंड देन इट रिसीड्स। उसकी जो टेल है वो सनलाइट से कुछ ज्यादा ही चमकने लगती है, तेज चमकने लगती है, और फिर थोड़े समय के बाद क्या होता है, लाइट जो है वो रिसीड यानी कि डिसअपियर हो जाती है इनटू डार्कनेस, नॉट टू बी सीन अगेन फॉर इयर्स और फॉर सेंचुरीज। और फिर क्या होता है, ये जो कॉमेट है ये भी डार्कनेस में चला जाता है, अंधेरे में चला जाता है। कभी कभी ये कई सालों तक नहीं नजर आता है, और कभी कभी सेंचुरीज तक नजर नहीं आता है। ये होता है कॉमेट। What chance did he stand with his 8-inch दिव्या? अब उनका जो टेलीस्कोप था उसका साइज था 8 इंच का। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या दत्तादा के पास कोई चांस था एक नया कॉमेट ढूंढ निकालने का इस सिचुएशन में, क्योंकि कॉमेट्स जो है बहुत ज्यादा कॉमन तो होते नहीं है। Didn't professional astronomers have gigantic telescopes? Gigantic का मतलब है वेरी लार्ज। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जबकि वो तो बहुत ही बड़े बड़े टेलीस्कोप्स यूज करते हैं, प्रोफेशनल टेलीस्कोप्स यूज करते हैं। उसी जगह पे हम क्या पाते हैं, दत्तादा बस एक 8 इंच का टेलीस्कोप लेके नया कॉमेट ढूंढने के फिराक में है। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो पाएगा? दत्तादा वॉज ऑप्टिमिस्टिक। दत्तादा वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होपफुल। दत्तादा को बहुत ही होप थी कि हाँ ऐसा हो जाएगा। He knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. Nebulous means not clear. Galaxies means a large system of stars. दत्तादा बहुत ही होपफुल थे कि उन्हें मिल जाएगा कॉमेट। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, वो एक प्री असाइंड प्रोग्राम के तहत काम करते हैं। मतलब उन्हें पहले ही एक स्केच बना के दे दिया जाता है, एक रफ आइडिया दे दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो कॉमेट्स के बारे में पता लगाते हैं, उन्हें ढूंढते हैं। और होता क्या है, उन्हें फेंट स्टार्स या फिर नेबुलस यानी कि नॉट एग्जैक्ट गैलेक्सीज नजर आती हैं, बट वो कॉमेट्स तक कभी कभी नहीं पहुंच पाते, ज्यादातर टाइम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो प्री असाइंड प्रोग्राम के तहत ही काम कर रहे होते हैं। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग एज अ कॉमेट विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे। और ऐसी बहुत बार प्रोबेबिलिटी होती थी, चांसेस होते थे कि वो क्या कर सकते थे, प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स क्या कर सकते थे, मिस कर सकते थे ऐसा इनसिग्निफिकेंट मीन्स अनइम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि क्या है, कॉमेट। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते थे उन्हें जो काम बताया जाता था वो वही कर रहे होते थे। तो ज्यादातर बार चांसेस होते थे कि वो कॉमेट्स को मिस कर दें, क्योंकि उनके लिए ये जो कॉमेट्स होते थे वो इनसिग्निफिकेंट या कि इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे, विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे। और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि उन्हें उनके काम के बीच में कोई ऐसा कॉमेट नजर आ जाएगा। Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professionals had missed. और ऐसा कई बार हो चुका था कि जो अनस्किल्ड एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने नए कॉमेट्स ढूंढ निकाले थे, जबकि प्रोफेशनल से क्या होता था, मिस हो जाता था। And it looked to Dattada that tonight was going to be the big night. और दत्तादा बिल्कुल श्योर थे कि आज की रात एक बड़ी रात होने वाली है। उन्हें लग रहा था कि आज चांसेस हैं कि उन्हें कॉमेट नजर आ जाएगा। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स दत्तादा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर। क्यों? क्योंकि वो जो सेम ओल्ड स्टार्स देखा करते थे दत्तादा, आज वहां उन्हें एक फेंट मीन्स धुंधला सा स्ट्रेंजर भी नजर आ रहा था। उन्हें डाउट था कि आज उन्हें नजर आ सकता है उनका नया कॉमेट। He re-examined the charts with him
उनके पास जो उनके चार्ट्स रखे थे, मीन्स जिस पे डिटेल्स मेंशन थी स्टार्स और कॉमेट्स की, उन्होंने उसको री एग्जामिन किया. Checked his Divya for any smudges. Smudges means blood or smeared mark on the surface of something. और दिव्या को फिर अच्छे से उन्होंने चेक किया, कहीं दिव्या के लेंस पे ही तो नहीं कोई दाग लगा है. On the optics, did some calculations. उसके बाद उन्होंने थोड़े calculations किए on his pocket calculator in torchlight. Torchlight जला के अपने pocket calculator पे कुछ calculations किए उन्होंने. For though absent-minded about daily chores, he was meticulous in his observations. Meticulous means great attention रखते थे वो. जो डे टू डे लाइफ के काम होते थे, डेली चोर्स जो होते थे, उसमें वो भले ही कभी कभी एब्सेंट माइंडेड रह जाते थे, लेकिन जब बात आती थी अपने ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट करने की रिलेटेड टू कॉमेट्स, तो वो बहुत ही ज्यादा अटेंशन पे किया करते थे. यस, देयर कैन बी नो मिस्टेक. अब सारे कैलकुलेशंस करने के बाद दत्तदा इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि कोई मिस्टेक नहीं हो रही है उनकी साइड से. व्हाट ही वाज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर. जिस चीज को वो इस वक्त देख रहे थे वो उन्होंने पहले नहीं देखा था. एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कॉमेट. और ये एक नए कॉमेट की तरह ही अपीयर हो रहा था. और इसके 2 दिनों बाद आनंद बाजार पत्रिका में खबर छपती है और उसका हेडलाइन क्या होता है? कैलकाटा मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट फ्रॉम अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट. जिस दिन दत्तादा ने न्यू कॉमेट ढूंढा उसके 2 दिन बाद ही ये खबर अखबार में छपती है. श्री मनोज दत्ता, दत्तादा का पूरा नाम था मनोज दत्ता. श्री मनोज दत्ता, a resident on the northern outskirts of Calcutta, has claimed to have discovered a new comet. और वो न्यूज आगे ऐसे है कि नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स मीन्स होता है बाहरी जो इलाका होता है कैलकाटा का, नॉर्थ साइड का, उधर के रहने वाले मनोज दत्त ने, श्री मनोज दत्त ने क्लेम किया है कि उन्होंने एक नया कॉमेट डिस्कवर किया है. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics. उन्होंने उस कॉमेट को पिछली 2 रातों से लगातार देखा है और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA को इन्फॉर्म भी कर दिया है. और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ सिचुएटेड है? बैंगलोर में सिचुएटेड है. ऑफ इट्स वेयरअबाउट्स. वेयरअबाउट्स का मतलब है द प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज. न्यूज फर्दर कहती है कि दत्तादा ने पिछली 2 रातों इस कॉमेट का अध्ययन किया, की स्टडी की, और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है उन्हें इसके बारे में बता दिया. इसके बारे में से मतलब है कॉमेट का रास्ता क्या है, रूट क्या है, उसके बारे में बता दिया अपनी स्टडी के बेसिस पे. The IIA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia, at Kavalur. और जो हमारा IIA है उनके पास 90 इंच का टेलीस्कोप है. दत्तादा के पास 8 इंच का था, इनके पास 90 इंच का टेलीस्कोप है और ये है एशिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप. और कहाँ सिचुएटेड है ये? कवलूर में, जो कि बैंगलोर में है. If it confirms Datta's finding, it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer. Amateur astronomer यहाँ पे क्या है? Expert in और student of astronomy. यहाँ पे मतलब ये है कि अगर ये कंफर्म हो जाता है, जो भी दत्तादा ने क्लेम किया है कि मैंने नया कॉमेट ढूंढ निकाला है, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो ये दत्तादा के करियर की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. Dattada, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. दत्तादा, जैसे कि लोग उन्हें प्यार से बुलाया करते थे, उनके फ्रेंड्स और उनके एडमायरर्स, उनके जो प्रशंसक थे वो उन्हें बुलाया करते थे, उन्होंने एस्टिमेट किया कि ये जो नया कॉमेट उन्होंने ढूंढ निकाला है आगे आने वाले कुछ महीनों में ही बिना किसी टेलीस्कोप के लोगों को नजर आएगा, लोग इसे देख पाएंगे. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope which he calls Divya. और इस डिस्कवरी का सारा
जो क्रेडिट है वो किसे देते हैं दत्तदा, उस टेलीस्कोप को जो कि है 8 इंच का, जिसका उन्होंने नाम रखा है दिव्या। Thereafter, it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named. और आगे के एक हफ्ते में क्या हुआ, उस कॉमेट का रिकॉग्निशन भी हो गया, उसे रिकॉग्निशन भी मिल गया और उसका नाम रख दिया गया कॉमेट दत्ता, बिकॉज उन्होंने ही उसे ढूंढा था। For the IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after its discovery. IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने दत्तदा की फाइंडिंग्स को कंफर्म कर दी और वर्ल्ड वाइड सबको बता भी दिया कि हमने एक नया कॉमेट ढूंढा है। और जैसा कि ये प्रैक्टिस होती है, जैसा कि ये हमेशा से होता आया है, जो लोग उस कोई पर्टिकुलर कॉमेट ढूंढते हैं, उस कॉमेट को उस पर्सन के नाम पे ही नाम दिया जाता है, तो उसे भी कॉमेट दत्ता नेम दे दिया गया। This brought in unwelcome publicity to the introvert दत्तदा। इंट्रोवर्ट मीन्स शाय पर्सन। अब उनकी जो ये डिस्कवरी थी, इससे क्या हुआ, अनवेलकम पब्लिसिटी मीन्स अनचाही पब्लिसिटी मिलने लगी। किसको, दत्तदा को, जो कि बहुत ही शाय पर्सन थे। अब वो लाइमलाइट में आ गए। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। अब उन्हें बहुत से रिसेप्शंस और फंक्शंस में बुलाया जाने लगा अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो तो अब सेलिब्रिटी बन चुके थे। Returning from one such ceremony, Dattada muttered to himself in disgust, I almost wish I had not discovered this comet. Disgust means strong feeling of disapproval. एक ऐसी ही सेरेमनी से वापस लौटते हुए दत्तदा ने खुद से कहा था, अपने आप से ही बात करते हुए कहा था कि मैं विश कर रहा हूं कि अगर मैंने इसे ना ढूंढा होता, इस कॉमेट को, तो शायद ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो परेशान हो जा रहे थे मीटिंग्स और रिसेप्शंस में जा जाके। To his surprise, Indrani Devi agreed, I wish the same, though not for the same reason. इंद्रानी देवी कहती हैं, हाँ हाँ, मेरा भी यही मन था कि आपने शायद उसे ना ढूंढा होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट मेरा रीजन अलग है। आपका रीजन अलग है, मेरा रीजन अलग है। May I ask why you wish I had not discovered this comet? दत्तदा asked. तो दत्तदा पूछते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्यों ऐसा सोचती हो कि अगर मैंने नहीं ढूंढा होता तो अच्छा होता। Comets bring ill luck, and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one. Indrani Devi said with concern. Concern means worry. इंद्रानी देवी का यहाँ रीजन ये था, वो कहती हैं कि जो कॉमेट्स होते हैं वो बैड लक लाते हैं, और मेरी क्या इच्छा थी कि आपके जैसा अच्छा इंसान इस तरह की चीजों से एसोसिएट ना हो। इस तरह की चीजें मीन्स डिस्कवरी ऑफ कॉमेट जो कि बैड लक लाता है, उससे एसोसिएट ना हो, मेरा यही रीजन है। दत्तदा लाफ्ड, दत्तदा हंसने लगे। I see that even an MA degree has not cured you of your superstitions. Superstitions means a belief that certain event or things will bring good or bad luck. तो दत्तदा हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी एमए की डिग्री, एमए मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट्स, तुम्हारी एमए की डिग्री भी तुम्हारे सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास का इलाज नहीं कर पाई। There is no correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth. Correlation means connection here. तो दत्तदा कहते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज जो आती हैं अर्थ पे, उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है किसी कॉमेट के अराइवल से। कोई कॉमेट अगर नजर आता है हमें, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि कैलामिटीज आने वाली हैं अर्थ पे, विपदा आने वाली है। ऑन द कॉन्ट्ररी, comets have been scientifically studied and their composition is well understood. और कहते हैं इसके ऑपोजिट पता है क्या हुआ है, कॉमेट्स की अच्छी खासी स्टडी की गई है और उनका जो कॉम्पोजिशन है मीन्स कि किस चीज से वो बने हुए हैं, वो अब सब जानते हैं। मीन्स जो उस फील्ड में है रिसर्च के, उन सबको पता है। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, और ये भी बात पता हमें चल गई है कि कॉमेट्स हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे लिए। वेल, you will soon see this comet of mine pass harmlessly by causing no anxiety to anybody. Anxiety means worry.
और वो अश्योर करते हैं इंद्रानी देवी को कि तुम देखोगी कि ये जो मेरा कॉमेट है जिसे मैंने ढूंढा है, ये बिना कोई नुकसान पहुंचाए गुजर जाएगा, किसी को भी किसी भी तरह की वरी एंजाइटी नहीं देगा ये कॉमेट। In this last comment, however, Datta was not going to be exactly right. But ये जो last statement उन्होंने कहा कि बिना कोई नुकसान पहुंचाए ये कॉमेट निकल जाएगा, दत्ता एब्सोल्युटली राइट नहीं थे इस बारे में। A British scientist writes a paper based on Dattada's discovery. दत्तादा की डिस्कवरी पे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जो है एक पेपर लिखता है। ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर हैव अ टेट ओवर एन इम्पेंडिंग कैलामिटी। दत्तादा और डिफेंस साइंस एडवाइजर की एक कॉन्वर्सेशन होती है प्राइवेट, क्योंकि कोई कैलामिटी आने वाली है, इम्पेंडिंग कैलामिटी। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स might yield a clue to the cosmic puzzle. Yield means achieve, cosmic means relating to universe और cosmos. एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर किया जाए एक्सपर्ट्स का, तो शायद ये जो कॉस्मिक पजल है इसका सोल्यूशन मिल सके। In the spacious dining hall of King's College, Cambridge, the butler whispered deferentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. अब सीन क्या है? ये है डाइनिंग हॉल। कहाँ का? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज का बड़ा सा डाइनिंग हॉल है। वहां पे बटलर मीन्स जो हेल्पर है वो आता है और धीरे से प्रोवोस्ट के कानों में कुछ कहता है और उन्हें एक एनवलप देता है जो कि सिल्वर ट्रे में रख के वो बटलर, वो अटेंडेंट लाया होता है। The provost beckoned, means called, James and passed on the envelope saying, It seems you are wanted urgently in your room. प्रोवोस्ट ने जेम्स को बुलाया और उन्हें एनवलप देते हुए कहा, लगता है तुम अर्जेंटली अपने रूम में बुलाए गए हो। As he made his way towards the beautiful building, James opened the envelope. It contained a brief note. अब जेम्स जो है उस ब्यूटीफुल बिल्डिंग से निकल रहे होते हैं और जहां उन्हें कहा गया है उधर वो पहुंच रहे होते हैं और वो उस लिफाफे को खोलते हैं तो उस पर एक ब्रीफ नोट लिखा हुआ था। उस पर क्या लिखा हुआ था? डियर डॉक्टर फॉर्सिथ, the bearer of this note has been instructed to bring you to my office in London tonight. Dear Mr. Forsyth, ये जो एनवलप है, ये जो इसने भी आपको दिया है, उसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको मेरे ऑफिस में आज रात लाया जाए। और कहाँ है ऑफिस? लंदन में। प्लीज कम विदाउट डिले, बिना किसी देर के आप यहाँ आ जाएं। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन, और आपके ओवरनाइट स्टे का सारा अरेंजमेंट लंदन में किया जा रहा है। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, आपको जो भी असुविधा हो रही है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो विजिट आपकी लंदन की हो रही है, आप इसको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल यानी कि सीक्रेट रखें। बिलीव मी, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, और आप मेरा यकीन करें ये बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। योर्स सिंसेरली जॉन मैकफरसन, और लिखा किसने था? जॉन मैकफरसन ने। ये द सिग्नेचर कैरीड द डेजिग्नेशन अंडरनीथ, और लिखने वाले का सिग्नेचर भी वहां था और डेजिग्नेशन भी लिखा हुआ था, डिफेंस साइंस एडवाइजर हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट। हर मैजेस्टीज यहाँ पे कौन है? क्वीन। कहाँ की? इंग्लैंड की। A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. अपने सिटिंग रूम में जब वो पहुंचते हैं तो वहां पे एक बॉलर हैटेड, इस तरह की जो हैट है उसे हम ये नाम देते हैं, एक पर्सन है वो आए हुए हैं और मेंटल पीस के पास वो ग्रीट करते हैं। मेंटल पीस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आग जलाई जाती है विंटर्स में रूम्स को गर्म रखने के लिए। आई एम जॉनसन सर, और उस पर्सन ने कहा मैं जॉनसन हूँ, सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल। और मैं कौन हूँ? मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ व्हाइट हॉल में। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड, आई प्रिज्यूम यू नो वाई आई एम हियर सर। प्रिज्यूम मीन्स सपोज। और अपना आई कार्ड दिखाते हुए जॉनसन कहते हैं, और आई थिंक आपको मालूम है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। To the extent that is conveyed in this note, replied James. James कहते हैं हाँ, जितना इस नोट में बताया गया है उसके हिसाब से तो मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। He knew that it would be useless to ask Johnson for further details. I won't take long.
तो ये भी श्योर था उन्हें कि इनसे पूछना, यानी कि जॉनसन से आगे की डिटेल्स पूछना बेकार है, क्योंकि ऑब्वियसली जॉनसन को पता होगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, आई वोंट टेक लॉन्ग, मीन्स कि मैं जल्दी ही आता हूँ, जो भी छोटी बड़ी तैयारियां करनी थी उसके साथ। जॉनसन्स फोर्ड कॉर्टिना ब्रॉट देम टू व्हाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट्स। जॉनसन की जो फोर्ड कॉर्टिना गाड़ी थी 90 मिनट से भी कम टाइम में व्हाइट हॉल पहुंचा देती है, किसे, डॉक्टर फोर्सिथ को। और इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर्स ऑफ सर जॉन मैकफर्सन, और आगे और 10 मिनट उन्हें लगते हैं कहाँ पहुंचने में, सर जॉन मैकफर्सन के चैम्बर तक पहुंचने में। Having introduced James to Sir John, the quiet but efficient Johnson slipped out. अब इन दोनों का इंट्रोडक्शन कराया जॉनसन ने, किसका, जेम्स का और सर जॉन का, और जो बहुत ही एफिशिएंट जॉनसन जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो वहां से चले जाते हैं, स्लिप्ड आउट। डॉक्टर फॉर्सिथ, माई अपॉलॉजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। सर जॉन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स। सर जॉन ने अपने हाथ बढ़ाए हैंडशेक करने के लिए और कहते हैं, डॉक्टर फोर्सिथ मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि आपका जो टाइम था उसमें मैंने आपको ट्रबल किया। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे। कहते हैं, कैरी ऑन करते हुए सर जॉन कहते हैं कि कोई फर्दर डिले मुझे नहीं करना है, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। और सर जॉन ने उन्हें एक टाइप स्क्रिप्ट हैंड ओवर किया। Why? Is it my paper to nature? How did you get this original manuscript? James was surprised and somewhat uneasy. और ये पेपर किसका था, जेम्स का ही था, जेम्स का लिखा हुआ पेपर ही था ये। तो जेम्स कहते हैं, इट इज माई पेपर टू नेचर, ये पेपर तो मैंने लिखा था नेचर के लिए। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट? मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको कैसे मिल गए? जेम्स वॉज सरप्राइज्ड और थोड़ा अनइजी भी वो फील कर रहे थे। सर जॉन सॉ हिज एंग्जाइटी एंड कंटिन्यूड, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड। उन्होंने कहा, जब देखा सर जॉन ने कि थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि टेलर जो कि एडिटर है नेचर का, जहां आपने अपनी ये मैन्युस्क्रिप्ट भेजी थी, वो मेरा फ्रेंड है और मुझे वहीं से मिली है ये। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स लुक्ड पजल्ड। जेम्स थोड़ा सरप्राइज होके कहते हैं, बट मैंने नेचर को ये कहा था, नेचर यहाँ पे एक पब्लिशिंग हाउस है, वो कहते हैं कि बट मैंने नेचर को कहा था कि इसे बिना किसी डिले के पब्लिश कर दे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई अग्री दैट इट इज इम्पॉर्टेंट। सर जॉन कहते हैं, मैं अग्री करता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसे तो पब्लिश ही नहीं किया जाना चाहिए। दैट इज इफ वॉट यू से इज करेक्ट, क्योंकि जैसा कि अगर आप जो कह रहे हैं वो करेक्ट है तो। इतना कहते हुए सर जॉन जो है अपना स्मोकिंग पाइप लाइट करने लगते हैं। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड अ पर्सन्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क। अ पर्सन्स का मतलब है अटैक ऑन द रेपुटेशन। जेम्स जो हैं कभी भी अपने काम की एक्यूरेसी पे अटैक टॉलरेट नहीं कर सकते, और द इम्प्लाइड ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड। इवन जेम्स ये भी नहीं टॉलरेट कर सकते थे कि ऐसा ऑर्डर दिया जाए कि जो उनका काम है वो पब्लिश करने से रोका जाए। जेम्स इस तरीके के पर्सन थे, बट ही न्यू सर जॉन to be a respected scientist and was willing to hear him out. बट सर जॉन के बारे में मालूम था जेम्स को कि वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं, इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों सर जॉन चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इन्होंने बनाई है वो पब्लिश ना हो। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फोर्सिथ। तो सर जॉन कहते हैं कि डॉक्टर फोर्सिथ प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, मीन्स मुझे गलत मत समझिएगा। I met Taylor today at lunch in the club where he showed me your paper. मैं टेलर से, यानी कि जो मेरा फ्रेंड एडिटर टेलर है नेचर का, उससे मैं आज लंच पे मिला क्लब में और उन्होंने मुझे आपके पेपर दिखाए। आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी यू नो, और मेरा एस्ट्रोनॉमी में अभी भी काफ़ी इंटरेस्ट है। एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू अ प्रोफेशनल रेफरी। और मेरे फ्रेंड टेलर ने मुझसे एक ओपिनियन मांगा, इससे पहले कि वो प्रोफेशनल के पास इसे भेजते, आपकी रिपोर्ट को भेजते, मेरे फ्रेंड टेलर ने मुझसे एक ओपिनियन मांगा, इसीलिए उन्होंने मुझे ये दिखाया।
अपनी बात को कैरी ऑन करते हुए सर जॉन कहते हैं, आई इमीडिएटली रियलाइज्ड दैट योर रिजल्ट हैज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस। प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस इस टर्म का मतलब होता है वेरी ग्रेट और इंटेंस इफेक्ट्स। इफ इट इज करेक्ट, अगर जो आपने फाइंडिंग्स की हैं अगर वो करेक्ट हैं तो इनका बहुत ही ग्रेट इफेक्ट पड़ने वाला है, बहुत ही इंटेंस इफेक्ट आगे पड़ने वाला है। लेट मी अश्योर यू सर जॉन दैट इट इज करेक्ट। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। फिर जेम्स जो हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, वो कहते हैं, सर जॉन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने इस रिपोर्ट में लिखा है वो सभी सही है। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट। मैं अपनी प्रेस्टीज, अपना रेपुटेशन, अपना पूरा सम्मान इस पे दाव पे लगाने को तैयार हूँ। डू यू रियलाइज वॉट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ एज यू प्रेडिक्टेड इट विल? तो सर जॉन कहते हैं कि आपको आइडिया भी है अगर कॉमेट दत्ता अर्थ से टकरा जाता है तो क्या होगा, क्या रिजल्ट्स होंगे, जैसा कि आपने प्रेडिक्ट किया है कि ये टकराएगा। द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रोफिक। तो यहाँ पे जेम्स कहते हैं द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रोफिक। इसके जो इफेक्ट्स होंगे अगर ये टकरा जाता है कॉमेट अर्थ से, दत्ता कॉमेट, तो बहुत ही ज़्यादा भयानक होंगे। कैटास्ट्रोफिक का मतलब है इन्वॉल्विंग और कॉजिंग अ सडन ग्रेट डैमेज और डेंजर। दैट इज वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशंस। जेम्स कहते हैं यही रीज़न है कि मैंने अपने कैलकुलेशंस को वेरीफाई करने के लिए, मैंने अपनी फाइंडिंग्स को वेरीफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है, बहुत केयरफुली मैंने यहाँ पे काम किया है। बारिंग रेयर सर्कमस्टांसेस द कोलिजन इज इनएविटेबल। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट। जेम्स इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे अपनी फाइंडिंग्स को लेके कि वो कहते हैं कि रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही ऐसा होगा कि ये कोलिजन ना हो, अदरवाइज ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल मीन्स सर्टेन है कि ये टक्कर जो है कॉमेट की अर्थ से होने ही वाली है। बट सर जॉन पिक्ड अप द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टेंसेस? तो सर जॉन ने फिर भी यहाँ पे एक बात पूछी कि अच्छा वो कौन से रेयर सर्कमस्टेंसेस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि अगर वो हो जाएं तो ये टक्कर नहीं होगी। वेल इट माइट कोलाइड विद सम एस्टेरॉयड बिफोर रीचिंग। एस्टेरॉयड होते हैं स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग सन, रॉक जैसी कोई बॉडी जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जेम्स कहते हैं कि अगर ये किसी एस्टेरॉयड से टकरा जाता है धरती तक पहुंचने से पहले तो ये अर्थ से नहीं टकराएगा। यही है वो रेयर सर्कमस्टेंस। और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन और इट माइट इवेपोरेट। या तो दूसरा चांस ये है कि ये स्प्लिट हो जाए, टुकड़ों में बट जाए सन के पास ही, या फिर ये इवेपोरेट हो जाए सन की हीट से और ये गायब हो जाए तो ये नहीं टकराएगा। बट वन कैनॉट काउंट ऑन दीज फॉर्टुइटस सर्कमस्टेंसेस। फॉर्टुइटस का मतलब होता है हैपनिंग बाय चांस रादर देन इंटेंशन। तो यहाँ पे जेम्स कैरी ऑन करते हुए कहते हैं लेकिन हम इस पे काउंट नहीं कर सकते, हम इस पे यकीन करके नहीं बैठ सकते कि ये वाले जो सर्कमस्टेंसेस हैं ये आएंगे। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द अजम्पशन दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ। हमें ये मान के चलना है कि जो कॉमेट दत्ता है वो अर्थ से कोलाइड करेगा ही करेगा। कॉमेट्री कोलिजन्स आर एक्सपेक्टेड टू अकर वंस इन 10 मिलियन ईयर्स। और ऐसे जो कोलिजन्स होते हैं ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये 10 मिलियन ईयर्स में एक बार होते हैं, वंस। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन अ ईयर। और हमें ये मालूम है कि ये जो 10 मिलियन में जो एक बार होने वाला कोलिजन है कॉमेट का, ये एक साल के अंदर ही अंदर होने वाला है। 10 months to be precise, interjected James. Precise means marked by exactness and accuracy. जेम्स इंटरजेक्ट करते हुए कहते हैं पॉसिबल है कि 10 months में ही ये टक्कर हो जाए। थैंक यू फॉर द करेक्शन। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीशीज ऑन द अर्थ? तो सर जॉन कहते हैं थैंक यू, आपने ये जो एग्जैक्ट हमें टाइम बता दिया 10 months, लेकिन क्या आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो 10 months में कोलिजन होने वाला है तो ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास बस 10 months का ही सर्वाइवल टाइम है।
हम सभी यानी कि पूरी ह्यूमन रेस के लिए, जो भी लोग, नॉट ओनली ह्यूमन रेस, जितनी भी स्पीसीज अर्थ पे हैं उन सभी के पास बस 10 मंथ का टाइम बचा है। क्या आप ये रियलाइज कर रहे हैं? डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? और उन्होंने साथ में ये सवाल भी पूछा कि क्या आपको नहीं लगता है कि इसे रोकने के लिए हम सभी को कुछ कोशिशें करनी चाहिए? A fleeting smile crossed James' face. Fleeting means lasting for a very short time. एक हल्की सी मुस्कुराहट जेम्स के फेस पे आई और चली गई। जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, जैसा कि सिविल सर्वेंट्स के फेस पे आती है। एज इफ वी आर फेसिंग हियर अ माइनर ब्रेक डाउन ऑफ लॉ इन ऑर्डर, ही थॉट टू हिमसेल्फ। सोचता है जेम्स को, जो हल्की सी हंसी आती है वो किस लिए आती है? वो इसलिए आती है कि उन्हें लगता है कि हम सिविल सर्वेंट्स की तरह यहाँ ये बैठ के सोच रहे हैं जैसे कि कोई छोटा मोटा कानून तोड़ा जाने वाला है, बल्कि इसके ऑपोजिट सिचुएशन क्या है, यहाँ तो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ी घटना होने वाली है। Aloud he said, "How may I ask, can we prevent this natural catastrophe?" फिर सर जॉन जो है लाउड वॉइस में पूछते हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हम इस नेचुरल कैटास्ट्रोफी को, ये जो कैलामिटी आने वाली है, इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। तो इस पे जेम्स कहते हैं, मुझे नहीं पता हम ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन। और मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा 2 लोगों का ब्रेन इस पे अच्छे से काम करेगा। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक से ज़्यादा ब्रेन्स की ज़रूरत है। It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world to think of a countermeasure and of course in total secrecy. और यहाँ पे सजेशन आता है जेम्स का कि ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है ऐसे समय पे कि हम एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं दुनिया भर से, सभी एक्सपर्ट्स की, जितने भी इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, हम उन सभी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं। क्यों बुलाएं वो मीटिंग? टू थिंक ऑफ अ काउंटर मेजर एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी। ये जो इंसिडेंट होने वाला है, ये जो कोलिजन होने वाला है कॉमेट का अर्थ से, उसे कैसे रोका जाए उसके बारे में हम सोचने के लिए एक मीटिंग बुलाएं, और वो भी टोटल सीक्रेसी में, एकदम गुप्त तरीके से, किसी को पता ना चले, जनरल लोगों को, जनरल पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। Think of the panic in the world if this dreadful news leaks out. Sir John glanced at the manuscript in James' hand. तो यहाँ पे कैरी ऑन करते हुए कहते हैं कि अगर पब्लिक को पता चल जाता है तो सोचो कितना पैनिक हो जाएगा वर्ल्ड में अगर ये बात बाहर आ गई तो। सर जॉन ग्लैंस कर रहे होते हैं, ग्लैंस करना मतलब ध्यान से देख रहे होते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट जेम्स के हाथ में है वो, जिसपे कि ये सारी रिपोर्ट लिखी हुई है। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ। तो इस पे जब सर जॉन कहते हैं कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पैनिक हो जाएगा वर्ल्ड में, तो जेम्स का कहना है आप अगर मेरे पेपर को पब्लिश करने से रोकते हैं तो इससे सच नहीं छुपेगा। जेम्स ने कहा सर जॉन से, देर आर अदर्स हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर। और जेम्स यहाँ पे कैरी ऑन करते हैं, कहते हैं कि बाकी के लोग भी जो इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, इस बात को अध्ययन कर रहे हैं, वो भी इसी कंक्लूजन पे आएंगे सूनर और लेटर, मीन्स आज नहीं तो कल उन्हें भी ये बात पता ही चलने वाली है कि कॉमेट का कोलिजन होने वाला है अर्थ से। नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन, एड मेनी इफ्स एंड बट्स टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टन। तो सर जॉन कहते हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका पेपर पब्लिश नहीं होगा, बट इसका जो टोन है वो थोड़ा सा चेंज कर दीजिए आप। लाइक एड मैनी इफ्स एंड बट्स, मीन्स ढेर सारे इफ्स, मीन्स कि अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन ऐसा होगा तो, इस तरह के लाइंस अपने रिपोर्ट में ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपका कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टन, बहुत ज़्यादा सर्टन ना लगे। जैसे आपने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है कि ये कोलिजन होने ही वाला है, थोड़े चेंजेस लाके इस रिपोर्ट को आप दीजिए तो हम इसको पब्लिश करा देंगे। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस विद फ्रेंड्स इन अदर कंट्रीज टू मेक देम एक्सरसाइज अ सिमिलर रेस्ट्रेंट फॉर अ वाइल। और सर जॉन कहते हैं कि मेरे जो दूसरी कंट्रीज़ में फ्रेंड्स हैं इस फील्ड के, मैं उन सभी से बात करूँगा, उनसे कहूँगा
कि वो ऐसा ही करें अपने भी कंट्री में, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो हमें ये बात छुपा के रखनी है जिससे कि पैनिक ना हो वर्ल्ड में। फॉर हाउ लॉन्ग अंटिल दिस रेचेड कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे। तो यहाँ पे जेम्स पूछते हैं बट आप कितने टाइम तक इसको छुपा के रखोगे। सो जेम्स कहते हैं अंटिल दिस रेचेड मीन्स एंगर, जब एंगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो रेचेड ये टर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ हो गया इसका मतलब दुष्ट। अंटिल दिस रेचेड कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे। तो सर जॉन कहते हैं तब तक छुपा के रखेंगे जब तक कि ये जो दुष्ट कॉमेट है ये हमारे रास्ते से हट नहीं जाता। Let us spend some time now to plan the details of this international conference. Shall we call it in a week's time here? तो उसके बाद सर जॉन कहते हैं कि अच्छा अब आइए हम ये प्लान डिस्कस कर देते हैं डिटेल में कि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कब और कैसे ऑर्गेनाइज करना है। शैल वी कॉल इट इन अ वीक्स टाइम हियर। फिर सर जॉन कहते हैं क्या हम एक वीक के अंदर इस मीटिंग को बुला लें। A week to plan such an important secret conference of international experts. तो जेम्स यहाँ पे सोचते हैं a week to plan such an important secret conference of international experts की इतनी सीक्रेट मीटिंग, इतनी सीक्रेट कॉन्फ्रेंस और वो भी सारे के सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की बुलाई जानी और उसके लिए प्लानिंग के लिए क्या एक वीक काफ़ी है। उन्हें जेम्स को ये बात कुछ जमी नहीं। James thought it an impossible task, but Sir John disagreed and began to spell out details. जेम्स को ये इम्पॉसिबल लगा कि एक वीक इनफ नहीं है, बट सर जॉन ने डिसअग्री किया। उन्होंने कहा नहीं, 1 वीक में सारी प्लानिंग हो जाएगी और वो फटाफट स्पेल आउट करने लगे डिटेल्स को कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सो पार्ट 1 में इस वीडियो के हमने ये जाना कि दत्तादा ने एक कॉमेट ढूंढ निकाला है और पूरे चांसेस हैं उस कॉमेट के अर्थ से कोलाइड होने के, और उनकी इस बात को वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन भी मिला है। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है वहाँ ये बात बताई और हमारे उस इंस्टीट्यूट ने पूरी दुनिया में ये बात बता दी कि एक कॉमेट कोलाइड होने वाला है, और जो कैलकुलेशंस थी दत्तादा की वो सभी वेरीफाई की गई, उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो वेरीफाई की गई, तो ये पाया गया कि हाँ ये होने वाला है। और इसी तरीके से एक जेम्स हैं साइंटिस्ट डॉक्टर फोर्सेथ, वो भी पाते हैं कि हाँ ये कोलिजन होने वाला है। तो उसके बाद ये प्लानिंग होती है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए सभी एक्सपर्ट की फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सके, जिससे कि हम सोल्यूशन निकाल सके कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।